गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सेम चैप्टर, हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ टॉपिक कवर किए, जैसे कि हमने विंड एनर्जी कवर कर लिया था, हम सोलर एनर्जी कवर कर चुके हैं, और उसके बाद हमने जो सोर्स ऑफ एनर्जी किया था वो हमने हाइड्रो पावर एनर्जी किया था। उसके बाद हमने जो है बायोगैस एनर्जी को भी कंप्लीट किया, बायोगैस। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है? टाइडल वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि टाइडल एनर्जी हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। टाइडल एनर्जी जो है प्रोड्यूस बाय मेकिंग द यूज ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम अ हाई टाइड टू अ लो टाइड। ठीक है, इसमें जो वाटर की मूवमेंट होती है टाइड के फॉर्म में जैसे आती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वेव्स आती हैं उसकी हाई टाइड एंड लो टाइड के फॉर्म में उससे जनरेट करते हैं। द हाई टाइड टू अ लो टाइड रेफर टू द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द ओशन। अब आपने देखा होगा कि जैसे वाटर का जो वेव्स है कभी हाई होता है कभी लो होता है, उसकी वेव्स के थ्रू जो है किया जाता है। A difference of several meters is required between the high and low tide. Ocean waves and tides can be made to turn a turbine and generate electricity. अब जो ओशन के जो वेव्स हैं वो हाई एंड लो टाइड के फॉर्म में जब आते हैं तो वो क्या है, टर्बाइंस को मूव करने में हेल्प करती हैं, टर्बाइंस की मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगी। एरियाज वेयर रिवर फ्लो इनटू द सी एक्सपीरियंस वेव and tides and electricity can be generated there. It has much potential. As you know, we have a large coastal line and major river system in our country. Electricity can be generated on a large scale from waves and tide. अब इसमें क्या है कि जब आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कोस्टल एरिया बहुत लार्ज एरिया में प्रेजेंट है जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम वेव्स एंड टाइड। तो वेव्स एंड टाइड की हेल्प से हम लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून कॉज टाइड्स। A tidal barrage is constructed at a narrow opening between a land and sea. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड एंड लो टाइड कैन बी यूज टू रोटेट द टर्बाइन जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि जनरेटर की मूवमेंट के लिए जो टर्बाइंस है उसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। टाइडल पावर साइट इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ है? गल्फ ऑफ बॉम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड द सुंदरबन डेल्टाज। ये एरिया है जहाँ जहाँ इंडिया में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी आपको वर्ड से ही क्लियर होना चाहिए। जियो वर्ड जो है अर्थ से रिलेटेड हुआ, तो ज़मीन के नीचे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ठीक है, कैसे? इट मीन्स द एनर्जी हार्न्स फ्रॉम द हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। ज़मीन के नीचे जो गर्म रॉक्स होती हैं, ठीक है, वहाँ से जो है प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रिसिटी। High temperature, high pressure stream field exist below the earth's surface in many places. At the core, temperature may reach over 9,000 degree Fahrenheit. This heat comes from the fission of radioactive material naturally present in the rocks. Naturally जो heat present होता है rocks में, वहाँ से generate की जाती है। ठीक है, The deeper regions of the earth crust is very hot. जो डीपर ज़मीन के नीचे अगर हम जितना जितना डीप जाते रहेंगे उतना उतना वो हॉट होता है अर्थ क्रस्ट अंदर से। ठीक है, दिस हीट मेल्ट रॉक एंड फॉर्म मैग्मा। ये जो हीट है ये रॉक्स को मेल्ट कर देती है और उसको मैग्मा में कन्वर्ट कर देती है। द मैग्मा मूव्स अप एंड कलेक्ट्स बिलो एट सम प्लेसेस कॉल्ड हॉट स्पॉट। जहाँ इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट होती है उस एरिया को हम हॉट स्पॉट भी कहते हैं। जैसे कि जब मैग्मा वगैरह जब बन जाता जो हमारे रॉक्स है वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो जहाँ मैग्मा मूव होकर बाहर को आता है, ठीक है, और ये होना शुरू हो जाता है तो इसको हम हॉट स्पॉट भी कहते हैं।
ठीक है। द अंडरग्राउंड वाटर इज कॉन्टैक्ट विथ हॉट स्पॉट गेट्स हीटेड इनटू स्ट्रीम एट हाई प्रेशर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो अंडरग्राउंड वाटर जो है कांटेक्ट होता है जब हॉट स्पॉट से, ठीक है, उससे क्या हुआ, जो पानी है वो गर्म होने लग जाता है, ठीक है, एक हाई प्रेशर के साथ। तो बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू हॉट स्पॉट द स्ट्रीम कमिंग आउट कैन बी यूज टू रोटेट टर्बाइन और जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद जो वहाँ पर अगर हम होल्स वगैरह करेंगे उस हॉट स्पॉट वाले एरिया में, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, जो भी मतलब जब ड्रिलिंग हम करेंगे उस हॉट स्पॉट वाले एरिया में, ठीक है, तो जो स्टीम जो है वो कम बाहर की तरफ आएगा और वो टर्बाइंस को रोटेट करने में हेल्प करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब देयर आर 46 हाइड्रोथर्मल एरिया इन इंडिया वेयर द वाटर टेम्परेचर नॉर्मली एक्सीड 150 डिग्री जो है उसके आसपास होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस हॉट स्प्रिंग, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं यहाँ से। In many places, the hot water come out of the ground through cracks in the form of natural, जो नेचुरली आते हैं, ठीक है, नेचुरली आते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, आपको पता होना चाहिए कि नेचुरली हॉट वाटर कहाँ से आ रहा है। तो एग्जांपल मणिकरण है जो कि कुल्लू में है, ठीक है, एंड सोहाना हरियाणा में। यहाँ पर क्या है, आप नेचुरली वाटर जो है गर्म आपको मिलेगा, गर्म पानी के स्प्रिंग्स है यहाँ पर हॉट वाटर के, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अर्थ जियोथर्मल एनर्जी originates from the original formation of the planet 20% and from radioactive decay of minerals 80%। अब जियोथर्मल आपको पता लग गया, जियोथर्मल एनर्जी वो हुई ज़मीन के नीचे जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जो रॉक्स को मेल्ट करता है, उसके बाद मैग्मा बन जाता है और यही जो है पानी को भी गर्म करता है। हॉट स्प्रिंग्स आपको पता है कि जहाँ गर्म पानी के स्रोत हैं वो हम मणिकरण इसका एग्जांपल भी है कुल्लू में, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब इसके कुछ फ़ायदे, एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये कि जियोथर्मल एनर्जी इन्वॉल्व्स लो रनिंग कॉस्ट सिंस इट सेव 80% कॉस्ट ओवर फॉसिल फ्यूल एंड नो फ्यूल इज यूज टू जनरेट द पावर। रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, इसमें क्या होगा, डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द यूज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी विद द स्काई रॉकेटिंग प्राइस ऑफ ऑयल। मैनी कंट्रीज आर पुशिंग कंपनीज टू अडॉप्ट दीज क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है, हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है, पॉल्यूशन को कम करता है। डज नॉट क्रिएट एनी पॉल्यूशन एज इट रिलीज सम गैसेज फ्रॉम डीप विद इन दी अर्थ विच आर नॉट वेरी हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। ये जो भी है इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है, हार्मफुल नहीं है इन्वायरमेंट के लिए। Direct use, since ancient time people having been using this source of energy for taking bath, heating home, ठीक है, preparing food, and today this is also used for direct heating of homes and office। ये मतलब डायरेक्ट हीटिंग का सोर्स है और इसको हम इस तरह डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट काम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। नेक्स्ट आता है हमारा बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या है, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं और फ्यूल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे प्लांट्स, एनिमल्स का जो भी वेस्ट है ना, यही सारा आ सकता है। तो बायोफ्यूल क्या है, बायोफ्यूल इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ फ्यूल विच आर डिराइव फ्रॉम बायोमास। The term covers solid biomass, liquid fuels and various biogas. Liquid biofuels include bioalcohol such as bioethanol and oils such as biodiesel. Gaseous biofuel include biogas, landfill gas and synthetic gas. Bioethanol is an alcoholic made by fermenting the sugar components of plant material and it is made mostly from sugar and starch crops. आपने देखा होगा कि ये क्या है, जो प्लांट्स है, शुगर की बात हो रही है, ठीक है, फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। स्टार्च जो है, स्टार्च वाले क्रॉप जितने भी होते हैं उसकी हेल्प से बनाया जाता है। ट्रीज एंड ग्रास आर आल्सो यूज्ड एज
feedstock from ethanol production. Ethanol can be used as fuel for vehicles in its pure form. इथेनॉल को भी हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स को चलाने के लिए एज अ फ्यूल. बायोइथेनॉल इज़ वाइडली यूज इन द USA एंड इन ब्राज़ील. ज़्यादातर ये इन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है. बायोडीजल इज़ मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल्स फैट और रिसाइकल्ड ग्रीसेस. Biofuel can be used as a fuel for vehicles in its pure form, usually used as a diesel additive to produce level of particulates such carbon monoxide and hydrocarbons from diesel powered vehicle. Biodiesel is produced from oils or fats using trans esterification and in the most common biofuel in Europe. Biofuel produced 2.7% of the world transport fuel in 2010. अब इसके कुछ फ़ायदे हम पढ़ेंगे कि बायोफ्यूल्स क्या है. बायोफ्यूल जो इट इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड फ्यूल सब्स्टिट्यूट, मतलब एग्रीकल्चर से जितना भी मटेरियल आ रहा है उसकी हेल्प से हम बायोफ्यूल बनाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं. इट कैन बी मेड फ्रॉम बोथ वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट. वेजिटेबल और ऑयल और एनिमल फैट से हम इसको बनाते हैं. इट कैन बी यूज विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन ऑफ इंजन्स. इट डज नॉट नीड सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड डिलीवरी. इसको सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए. हैंडलिंग बायोडीजल इज सेफर. इट्स कंबशन इमिट्स लेस कार्बन मोनोक्साइड, सल्फेट्स, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड पर्टिकुलेट मैटर, दस रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूक्लियर प्लांट्स. कि न्यूक्लियर प्लांट्स क्या है, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन. जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तब ये न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है. सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन. बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है. न्यूक्लियर रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं. एक है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूज़न. तो सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन करेंगे. द न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एटम लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम एक्सेट्रा स्प्लिट इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई with the release of a large amount of energy. It is used to make atom bombs and to produce electricity. न्यूक्लियर फिजन क्या है, जब मतलब कि हैवी एटम जैसा यूरेनियम और प्लूटोनियम टाइप का जब इसकी स्प्लिटिंग होती है, इसकी स्प्लिटिंग्स होएगी तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करेगा. जब लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करेगा तो इससे क्या होगा कि एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो ये जो है ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, बॉम्ब्स वगैरह बनाने में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में. इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट द हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर fission chain reaction is used to produce steam which rotates the turbine of generator to produce electricity. जनरेटर जो है, टर्बाइन जो वो जब मूव करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन in which small nuclei fuse together to form a heavy nucleus with the release of a very large amount of energy. The energy of sun is produced by the fusion of hydrogen nuclei to form helium nucleus. It is also used to make the hydrogen bomb. अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. It produces a very large amount of energy per unit mass than any other source of energy. Its safety measures are taken. It is more environment friendly than fossil fuel. फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस भी है. द कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ वेरी हाई. ठीक है, इसका कॉस्ट बहुत हाई है. द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज़ लिमिटेड. न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस हार्मफुल न्यूक्लियर वेस्ट विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज. इसको ईजिली हम डिस्पोज भी नहीं कर सकते.
तो हमने सारा जो था ये रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा जिसमें हमने सारे के सारे हमारे वो रिसोर्सेज थे जो रिन्यू हो जाते हैं, जिसमें हमने सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, ये सारी एनर्जी को कवर किया। तो अब ओवरऑल अगर हम पढ़ें कि कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इन सभी रिसोर्सेज को जितना हो सके हमने बचाना है। तो हम कैसे करेंगे? मिनिमाइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्स। जो भी नॉन रिन्यूएबल है, वो रिसोर्स जो कभी रिन्यू नहीं होते, उनका कम से कम यूज़ करें और जितना हो सके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करें। स्टॉप वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ एनर्जी। मोर यूज़ ऑफ बायोमास बेस्ड एनर्जी। तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और तभी हम अपनी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं और बचा सकते हैं और जितना हो सके रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ करें। रिन्यूएबल सोर्स हमने चैप्टर पढ़ा है सारा, तो इन सोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करें और कम से कम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करें। तो यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।